हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने कल की वीडियो में जो 30 क्वेश्चन एसएसटी के देखे थे, आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। प्यारे साथियों, अपने साथ एक कॉपी और एक कलम जरूर लेकर के बैठिएगा। जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई जाएंगी उनको नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 31, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है। देखिए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आपके राज्यपाल महोदय करते हैं। कौन करता है? आपके राज्यपाल। किसके तहत करते हैं तो ये भी जानते रहिएगा, आर्टिकल 164 के तहत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 32 कह रहा है कि कथन ए और आर इन पर विचार करें और जो सही विकल्प है उसका चुनाव करके आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। करा कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। बिल्कुल ठीक है। छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार वे किसान चुका नहीं पाते हैं। ये भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या भी करता है, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बताइए, 33 का राइट जवाब दीजिए। वो क्या है? बेगार है, अनियमित है, दिहाड़ी है, असंगठित है। तो इसका सही जवाब होगा, मैं आपको बता देता हूँ, बेगार है। क्या है? बेगार, ठीक है, अर्थात केवल ए। और 1976 में भारत में जो बंधुआ मजदूर हैं उनके लिए कानून बनाया गया, जिसे बंधुआ मजदूरी कानून कहा जाता है, ठीक है। ये 1976 में बना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं और देखते हैं 34 का राइट जवाब क्या होगा। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने का मुख्य वजह क्या है? सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, इसका कोई मतलब नहीं है। रियासतों को संतुष्ट करना, कोई मतलब नहीं है। ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी, गलत है। समुदायों की बड़ी संख्या है हमारे यहाँ, इसलिए अधिक स्तर की सरकार होना हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35 पर। और 35 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है और 35 का राइट जवाब देना है। क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं, ऐसे कथन पे आपको टिक करना है जो रूढ़िवादिता को पोषित कर रहे हैं। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, एक तो ये कर रहा है। लड़कियां भी बेहतर स्काउट लीडर बन सकती हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, तो यहाँ आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिल रहा है। लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, यहाँ आपको मिल रहा है। और लड़के दबंग और उग्र होते, यहाँ भी आपको मिल रहा है। तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा ए, सी और डी, इसके राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं और 36 का राइट जवाब हम लोग देखेंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत की संसद बनाते हैं, तो देखिए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के भारत की संसद बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं? संसद। हमारे यहाँ जो लोकसभा है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं?
निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। जो आपके राष्ट्रपति महोदय होते हैं इनके बारे में जान लीजिए। इनके पास जो शक्तियां होती हैं ये अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 37। देखते हैं 37 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए? प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करें, गलत है। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, गलत है। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, बिल्कुल। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, संरक्षण नहीं देगा। ठीक है। वो इस मामले में क्या रहेगा? एकदम शांत रहेगा। ठीक है ना। इसमें कोई हस्तक्षेप उसका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं और 38 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य को बेहतर व्याख्या करता है? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊपरी अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, गलत है। देखिए समझिए, अगर जैसे ये गलत कैसे है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दे दिया तो उसको हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन मिला करके दे दिया है उसे लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। लोअर कोर्ट जो है वो इन दोनों के खिलाफ जा कर के कभी भी न्याय नहीं कर सकता है। इस हिसाब से आपके क्या हो जाएंगे, आपका जो केवल और केवल ए सही होगा, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 39 पर, और 39 का राइट जवाब देखते हैं क्या होता है। किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? उसका बाकी समाज से अलगाव। मतलब जैसे ये समाज है तो घेटोआइजेशन का मतलब होता है इसको इस समाज से निकाल करके बाहर कहीं बसा देना, ये बाहर रहने के लिए बाध्य हो जाए, यही प्रक्रिया घेटोआइजेशन कहलाती है। ठीक है ना। चलिए 39 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 40 पर, और 40 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकापार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहर के कुछ इलाकों का तय किया जाना, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठेलों को सड़क पर प्रतिबंधित कर देना, तो ये देखिए गलत है, आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। छोटी दुकानों को ठेलों की जगह पर स्थान देना, ये भी गलत है। ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना, नहीं, गलत है। वैसे बेचारे वो गरीब होते हैं, आप उन पे कर लगा देंगे तो वो कहाँ से अपना गुजारा कर पाएंगे। 41 पर चलते हैं, और अब 41 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है। चलिए 41 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए और आर जो आपको दिया गया है इसको पढ़ना है, इस पर विचार करना है और सही उत्तर का जवाब देना है। कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। ये सही है, काल्पनिक वृत्तांत भी होने चाहिए और कुछ न कुछ वास्तविक वृत्तांत भी होने चाहिए। आर कह रहा है वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं, तो आर भी आपका सही है और वो एक की व्याख्या भी करता है, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। 42 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को, अब आपको 42 का राइट जवाब देना है क्या होगा।
ठीक है। तो जानकार और तार्किक बनाना, ठीक है। पेशेवर बनाना, ठीक है। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, अति शब्द जो है ये नेगेटिव का बोध है, गलत हो जाएगा। सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना, देखिए सक्रिय बनाना पॉजिटिव वर्ड है। तो ए, बी और डी आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि है? सर्वेक्षण विधि, भूमिका निभाना, सबसे सही भूमिका है भैया। देखिए जब बच्चा अशोक के बारे में कोई अपनी भूमिका निभाएगा और उनसे संबंधित शासन प्रक्रिया को क्लास में करवाया जाएगा तो बच्चे वहाँ देख करके सीखेंगे। जो बच्चे देख करके या करके सीखते हैं वहाँ वो बहुत ज़्यादा बढ़िया से सीख पाते हैं। तो ठीक है ना, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, भूमिका दीजिए। उस भूमिका को क्लास में नाटक के माध्यम से, अन्य माध्यम से उनको प्रस्तुत करवाइए, इससे उनमें बहुत ज़्यादा समझ विकसित होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर और 44 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। चलिए 44 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं, वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद हैं, यहाँ विद्यालय के कर्मचारी के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा? तो कर्मचारी कार्यपालिका होंगे। कार्यपालिका क्या होता है? ये नीतियों एवं नियमों को लागू करते हैं, या सिंपल सा समझिए कानूनों को, जो आपके कानून हैं उनको लागू करने का काम इनका है। न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना है। विधायिका का काम क्या है? विधि बनाना है, विधि बनाना है। और विपक्ष का काम होता है उन सभी प्रश्नों को उठाना जो जनता के हितकर हो, अर्थात हर समय सत्ता पक्ष की कमजोर कड़ियों को उजागर करते रहना, जिससे सत्ता पक्ष अपनी मनमर्जी से किसी भी काम को ना कर सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। 45 कह रहा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु या मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा कराती है। वह निम्नलिखित में से किस संभावित रूप से चर्चा करें? जब यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर के किसी चारागाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। कह रहा है कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा 46 का। शिक्षक को सभी शिक्षार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, ये तो गलत है। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। बिल्कुल दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा ऊंचे स्वर में बोल रहे बच्चों को डांट देना गलत है। शिक्षक आरंभ से ही ऐसे विषयों को काट देना, ये भी नेगेटिव आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। कह रहा है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। 47 का जवाब आपको देना है। कह रहा है जल्दी से, ठीक है। करा उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ, देखिए मनोरंजन आपको नहीं कराना है भैया, सिखाना है बच्चों को। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो, ठीक है। शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करे, बिल्कुल हमारा एनसीएफ कहता है। विद्यार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण नहीं करना है भैया, तो बी और सी आपके सही हैं, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं
और 48 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 48 का राइट जवाब आपको देना है क्या होगा। कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। बताइए किस पर करना चाहिए। चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए इसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए, गलत है। लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के हैं, गलत है। जहां केवल आ जाए सिर्फ आ जाए वैसे भी वो ऑप्शन आपका गलत होता है। यह दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं है, केस स्टडीज़ का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सी आपका सही है, तो केवल सी राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। 49 क्या कह रहा है, लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं, सही विकल्प का चुनाव करें। तो राष्ट्रगान तो आप देंगे नहीं, सुल्ताना के स्वप्न की कहानी आप बता सकते हैं, ठीक है। और क्या बता सकते हैं आप, मताधिकार आंदोलन में बता सकते हैं, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार आप बता सकते हैं। तो ठीक है, तो बी सी डी आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 कह रहा है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। विषय क्या है, भेदभाव। निम्न में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है। भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, बिल्कुल ठीक है, ऐसा बहुत बढ़िया रहेगा, आप इसको जब करवाएंगे तो सबसे अच्छा है, ठीक है। और कह रहा ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, बिल्कुल ठीक है। भारत संविधान बनाने की प्रक्रिया नहीं, तो ए और बी आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 51। 51 क्या कह रहा है, समझिए। भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। कौन सी गतिविधियां उसकी पाठ्य योजना में स्थान पा सकती हैं, आपको बताना है। कौन सी गतिविधियों को वो रखेगी, जल्दी से आपको बताना है वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनको वो रख सकती है। तो दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करा सकती है, बिल्कुल ठीक है। भेदभाव क्या है, एक व्याख्यान देना, लेक्चर देना, निगेटिव है। भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र कर सकती है, ए और सी सही है। तीसरा आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं और 52 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 52 का राइट जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए, ठीक है। जल्दी से आपको जवाब देना है। कह रहा है, किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, ठीक है। गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों को कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है, सही है। ये इसकी व्याख्या भी है, तो आपका ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं और 53 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आपको राइट जवाब देना है क्या होगा। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। कह रहा है, मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों को अध्ययन करने की जरूरत है 6 से 8 में, और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है, ये भी ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की आपकी सही व्याख्या भी करता है। 54 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जाएगा।
बताइए 54 का राइट जवाब दीजिए। तो वह है अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 55 पर, और 55 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 55 का राइट जवाब जो आपका विश्लेषणात्मक रूब्रिक है वो क्या है, प्रदर्शन वर्णक अधिगम निष्कर्ष के लिए है, जांच सूची दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक है, और समग्र परक रूब्रिक एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक है। तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं, और 56 का राइट जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। 56 का आपको राइट जवाब देना है। तो बताना 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, नहीं। आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए, ठीक है। प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। दक्षिण एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपका BCD दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 57 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन कराते हैं। 57 का राइट जवाब आपको देना है, तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन कौन कराता है। बताइए जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं, ठीक है। चलिए आज के समय में और महाजनपदों के समय में गांवों की व्याख्या करने में 3 अंतर दीजिए, गलत। वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, गलत है। लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं, गलत है। केवल और केवल आपका ए सही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। 58 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 58 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है RTE एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। बताइए बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है। ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, नहीं भैया ये बच्चे से आप नहीं कर सकते हैं। क्रियाकलाप खोज अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही बाल केंद्रित रीति रिवाज से सीखना, आपका बी गलत हो जाएगा। तो ACD तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 59 पर, और 59 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। कह रहा है विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। तो जल्दी से बताइए 59 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए, ठीक है। और कहला शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, गलत है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों को या उसको पता करना, ठीक है। तो D भी सही है, तो ABD आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 क्या कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 60 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में 60 क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदानुभूत समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। आपको जवाब देना है। अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने के विधियों का उल्लेख कीजिए, नहीं। भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, सत्यापित कीजिए, ये ठीक है। भारत के गांव के बड़े भाग में बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं, ये गलत है, तो B और C आपका से होगा, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों इस प्रकार आज हम लोगों ने और नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखे हैं। कमेंट करके आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। लगातार आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है और ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। प्यारे साथियों आपको लगातार मेहनत करती रहनी होगी। इस प्रकार दोनों वीडियो को मिला करके
कुल 60 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। इन 60 क्वेश्चनों को अगर आपने अच्छे से देखा, समझा, तो आगे आने वाले जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के स्तर हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।